अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। साहब की राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो चुकी है और हम आज की लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है और नावल पढ़ने के बाद आपने बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है लास्ट। क्या जेजुन सच में वापस आ गया? तो ह्योन उनकी बात सुनकर हैरत के सबब सोफे से खड़े होते पूछा। और वो तुम्हें पहचान नहीं रहा? ह्योना ने दो ह्योन से ऊंची आवाज़ में बेयकीनी से पूछा, जबकि उन दोनों के सवाल पर मिंजी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तीनों बच्चे मेड के साथ पार्क में खेलने गए हुए थे। मिंजी, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो जेजुन ही था? बिटना ने पूछा। हाँ यार, वो जेजुन ही था। मिंजी पर नहीं तो मुझ पर तो यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके चेहरे को, और उसके चेहरे पर नजर आती लात ताल्लुकी और बेगानगी को। रियोनो जो सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था चिढ़ कर बोला, क्योंकि उन सबको पिछले 10 मिनट से मिंजी और वो यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जेजुन वापस आ गया है, लेकिन जो जेजुन वापस आया है वो उनका पुराना जेजुन नहीं है। मिंजी तो रो रो कर पागल होने पर आ गई थी। उसने उस शख्स का 6 साल इंतज़ार किया था और आज वो आकर उससे कह रहा था, कौन मिंजी? कहाँ है वो कमीना? मैं उसका कत्ल कर दूंगी। पहले पिछले 6 साल अपनी जुदाई में मेरे दोस्त को रुलाया और अब आप वापस आकर अपनी बेगानगी से रुला रहा है। हमेशा से मिंजी के लिए पोजेसिव योना के अंदर गुस्से का लावा उभरा और वो खड़ी होती मरने या मार देने के इरादे से बोली, नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। शायद वो अपनी मॉम की वजह से मुझसे लातल्की बरत रहा हो। शायद वो इस शर्त पर उसे वापस लाई हूँ कि वो मुझसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो उनके सामने अजनबियों की तरह बिहेव कर रहा था। मिंजी ने अपने आंसू पूंछते कहा तो वो चारों बस उसे देख कर रह गए। माफ़ करना मिंजी, मगर हम इतना पॉजिटिव नहीं सोच सकते जितना तुम सोचती हो, वो भी जेजुन के मामले में। शोना वापस बैठती ताज्जुब से बोली, जबकि मिंजी बस सर गिरा कर बैठ गई। ओह हाँ, तुमने बताया कि उन्होंने हाना को देखा। क्या वो उसे पहचान गए? क्या जेजुन की मोम ने हाना को पहचान लिया? दो ह्योन को याद आया तो उसने पूछा। वो पहचान जाती, लेकिन मैंने मामला संभाल लिया ये कहकर कि हाना मेरी और योना की बेटी है। श्रियोनो की बात पर सबको सुकून आया, लेकिन योना थोड़ा शर्माई। हमारी बेटी? ओप्पा, तुम क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज कर रहे हो? हमारी औलाद का जिक्र करके। उफ, हमारी बेटी कितनी प्यारी होगी ना? योना शर्माई हुई बोली, जिस पर दो ह्योन उसे घूर कर देखा। हाँ बिल्कुल, वो प्यारी होगी क्योंकि वो तुम पर जो जाएगी, रियोनो ने योना के बाल सहलाते कहा। ओ प्लीज़, ये रोमांस अपने कमरे में करना, यहाँ सीरियस टॉपिक चल रहा है। दोहियों ने उन दोनों के कंधे पर थप्पड़ मारते कहा। तुम तो हो ही जल कुकड़े, योना ने आगे से वापस उसे घूरते कहा और अपना कंधा मसलने लगी। घर आने के बाद वो डैड, जो उनसे थोड़ी देर पहले ही अफ्रीका से आए थे, उनसे मिलकर वो अपने कमरे में चला गया था ताकि चेंज करने के बाद थोड़ी देर आराम कर सके। कमरे में पहुंचकर वो सीधा चेंजिंग रूम में गया और कपड़े उतारने लगा। उसने शर्ट उतार कर कपड़ों की टोकरी में फेंकनी चाहिए, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी वाइट शर्ट के कॉलर पर गई जिस पर चॉकलेट लगी थी। यकीनन ये हाना के हाथों से लगी थी जब उसने जेजुन के गाल पर किस की थी। चॉकलेट के निशान को देखते ही जेजुन को वो क्यूट सी बच्ची याद आई और साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बच्ची के साथ ही उसका दिमाग उसकी माँ की जानब गया। वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही थी? उसे मेरा नाम कैसे पता? उसे देखकर मेरा दिल क्यों बेचैन हुआ था? क्यों इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था? क्या मैं उसे जानता था? लेकिन मॉम ने तो नहीं बताया कि वो मेरी जानने वाली थी या मेरी गर्लफ्रेंड थी, और वो मेरे टेस्ट के मुताबिक की लड़की भी नहीं थी। फिर भला कैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है? उसने खुद से कई सारे सवाल पूछे। वो मिंजी के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सर में दर्द की टीस उठी और कानों में टून की आवाज़ आने लगी। वो अपने सर को दोनों हाथों से सख्ती से पकड़कर लड़खड़ाते कदमों से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 1 साल तक वक्फे वक्फे से उसे इस तरह दर्द होता था, और आज 5 साल बाद फिर से उसे दर्द हुआ था। बेड पर बैठते उसने इसी तरह सर को ज़ोर से थामे रखा और दर्द को बर्दाश्त करने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद दर्द खुद ब खुद कम होने लगा था।
और कानों में बजती सीटी की सी आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को मुकम्मल आराम आया था। बिना कपड़े बदले वो शर्टलेस सी बेड पर आंखें बंद करके लेट गया था और फिर जल्द ही नींद उस पर मेहरबान हो गई थी। 6 साल पहले। मैं आपको बहुत याद करता हूँ दादू और चाचू। मुझे हमेशा आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन जब से मिंजी मेरी लाइफ में आई है तब से ये कमी कुछ कम हुई है। आपको पता है वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी फ़िक्र करती है, जैसे आप और चाचू करते थे। मैं उसे आज लेकर आता आपसे मिलवाने, पर उसका आज पेपर था इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर कभी एक साथ आएंगे आपसे मिलने। वो 2 कब्रों के सामने, जिनमें एक पर उसकी दादों की तस्वीर के साथ उनका नाम और उम्र वगैरह लिखी थी और दूसरी पर चाचू की तस्वीर और उम्र वगैरह लिखी थी, फूलों के बुके रखने के बाद उनसे बातें कर रहा था और हस्बे तवक्का मौजू मिंजी थी। अपने दिल की सारी बातें करने के बाद उसने दोनों कब्रों पर लगी तस्वीरों को चूम कर वापसी की राह इख्तियार की। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि सामने से एक ब्लैक ड्रेस में उसकी मॉम और डैड आते दिखाई दिए। जेजुन ने उन्हें इग्नोर करके जाना चाहा, लेकिन वो दोनों जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे रोक चुके थे। जेजुन, हमारी बात तो सुन लो। एक मर्तबा मॉम ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते कहा। अगर ये बात मिंजी को छोड़ देने के बारे में है तो सॉरी मॉम, मुझे आप लोगों की बात नहीं सुननी। उसने अपना बाजू उनके हाथ से निकालते कहा और जाने लगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्या मिल रहा है तुम्हें उसके साथ रहकर? तुम जो कभी खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठाते थे, आज रेस्टोरेंट में लोगों के सामने खाना रख रहे हो। मालिक से नौकर बनकर रह गए हो, लेकिन फिर भी उस लड़की का दम भरते हो। मत करो अपनी ज़िंदगी बर्बाद और आ जाओ वापस। डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। आप दोनों को क्या इससे? पहले आप दोनों ही कहते थे कि मिंजी पैसे के पीछे है, मेरे पीछे नहीं। अब जब हम आपके पैसे से दूर खुद से कमाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी आपको सुकून नहीं। प्लीज़ मॉम एंड डैड, मुझे और मिंजी को हमारे हाल पर छोड़ दें। हम बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। वो उनकी आंखों में देखकर बोलता वहाँ से जाने लगा। जेजुन, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, स्काई हाई के इकलौते हकदार, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो दोनों उसके पीछे पीछे चलते उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं चाहिए आपका स्काई हाई, उसने साफ इनकार किया। वो लोग अब सड़क के पास पहुंच चुके थे। गार्ड्स थोड़े फासले पर उनके पीछे थे। जेजुन, मॉम ने फिर से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो क्रॉसिंग लाइट को देखता अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया ताकि सड़क पार कर सके। अभी वो सड़क के दरमियान में ही पहुंचा था कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक, जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी, तेज़ी से उनकी जानिब आया और उससे पहले कि जेजुन कुछ समझ पाता, वो ट्रक उसे हिट करता हुआ हवा में उछाल चुका था। ये मंजर देखते मॉम और डैड की खौफ से भरी चीख फिजा में गूंजी और मॉम वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। डैड का पूरा जिस्म कांपने लगा था। उनके पास उनकी बेहोश बीवी गिरी हुई थी और सड़क पर कुछ दूर खून में लथपथ बेटा पड़ा था। गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़ते जेजुन को उठाकर गाड़ी में डाला और कुछ ने मॉम को उठाकर दूसरी गाड़ी में, जबकि डैड तो लड़खड़ाते कदमों से चलते गाड़ी तक पहुंचे थे। वहां से वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। मॉम तो सदमे के सबब होश में ही आ ही नहीं रही थी, जबकि जेजुन आईसीयू में था। सारा दिन और सारी रात के इंतज़ार के बाद मॉम को होश आया था और जेजुन की हालत कुछ सुधरी थी। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें बाहर के डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया था और फिर उसी वक्त अपने प्राइवेट जेट के ज़रिए वो दोनों जेजुन को लेकर वहाँ से चले गए थे और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से जेजुन का सारा रिकॉर्ड ख़त्म करवा दिया गया था। जहाँ जहाँ से गुजरे थे हर सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्डिंग टेल कर दी गई थी और वो ऐसे ही बिना किसी को पता लगाए जेजुन को ले गए थे और पीछे मिंजी जेजुन को ढूंढती उसका इंतज़ार करती रह गई थी। सर पर लगी चोट के सबब जेजुन अपने पिछले 4 साल की याददाश्त खो चुका था। यही वजह थी कि उसे कुछ याद नहीं था। मॉम डैड ने भी उसे मिंजी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उसे मिंजी भी याद नहीं थी। हाल, क्या बात है? जब से आई हो तब से किसी गहरी सोच में गुम हो। क्या सोच रही हो? जेजुन की मॉम जब से आई थी तब से चुप थीं, जैसे कोई बात उन्हें परेशान कर रही हो। रात जब डैड कमरे में आए तो उन्होंने उनसे पूछा, जिस पर पहले तो वो कुछ देर खामोश रहीं, लेकिन फिर उनकी तरफ देखते उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं आज जेजुन की बेटी से मिली। उन्होंने नॉर्मली कहा, लेकिन ये डैड के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। क्या? जेजुन की बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने उसके पास बेड पर बैठते उनका माथा छूते पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच कह रही हूँ।
वो जेजुन से बहुत मुशाबत रखती थी। मुझे तब शक था, इसलिए मैंने उसका बाल और जेजुन का बाल लेकर अपने सेक्रेटरी को दिए ताकि वो डीएनए टेस्ट करवाए। और जानते हैं, टेस्ट 99.99% मैच आए हैं। ये देख लो खुद से। उन्होंने उन्हें पूरी बात बताने के बाद अपने फ़ोन पर कोई तस्वीर निकाल कर उनके सामने की, जो कि डीएनए टेस्ट की थी और यकीनन उनके सेक्रेटरी ने ही सेंड की थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारी फैमिली में बेटी नहीं होती और फिर जेजुन पिछले 6 साल से यहाँ नहीं था, फिर कैसे? डैड को भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कैसे इस मर्तबा बेटी हो गई। पिछली सारी नस्लें बेटी को तरसती गई और ये मौजज़ा कैसे हुआ? मिंजी ने उसे हमसे छुपाकर क्यों रखा? मोम की बात पर वो कुछ नहीं बोले, बस डीएनए टेस्ट को देखते रहे। वो कैसी दिखती है? बहुत चाहने के बावजूद वो खुद को नहीं रोक सके थे। उनके सवाल पर मोम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बहुत प्यारी है, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। अहाना का जिक्र करते उनके लहजे से मोहब्बत टपक रही थी। अब क्या करना है? डैड ने पूछा। हम हाना को वापस लाएंगे, क्योंकि वो हमारा खून है और फिर उसके बाद कोई औलाद भी नहीं हो सकती, इसलिए वो हमारी इकलौती पोती है। कैसे छोड़ सकते हैं उसे? मोम शायद पहले से ही सोच कर बैठी थी। हाना। डैड ने मुँह ही मुँह उसका नाम दोहराया। बहुत प्यारा नाम है। होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाया उन्होंने कहा, जबकि मोम हाना को मिंजी से छीनने की प्लानिंग में थी। मुंह मत बिगाड़ो तुम दोनों, चुपचाप अंदर चला जाओ। पहली 2 छुट्टियां कर चुके हो तुम दोनों। बहन की तरफ देखो, वो कितने शौक से जाती है और तुम दोनों को बाप की तरह पढ़ने के नाम से मौत पड़ती है। वो अपने तीनों बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने आई थी, लेकिन हमेशा की तरह जेहोन और मिंसू का जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। जल्दी जाओ अंदर और शरारतें मत करना। नीचे बैठकर उसने तीनों के गाल पर प्यार करते कहा और वापस खड़ी हुई, जबकि वो तीनों से बाय बाय करते किंडरगार्टन के अंदर चले गए। सेक्रेटरी साहिबा आ जाओ यार, मैं गाड़ी में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। रियोनो ने गाड़ी के शीशे को नीचे करते अपना सर बाहर निकालते कहा, जिस पर मिंजी हंस पड़ी। आ रही हूँ बॉस जी, वो हंसते हुए कहती गाड़ी में जाकर बैठ गई। वैसे तुम दुनिया की पहली सेक्रेटरी हो जो खुद आराम से बैठती है और बॉस से ड्राइवर का काम लेती है। गाड़ी स्टार्ट करते रियोनो ने मासूम बनते कहा, मैं अपने बॉस को मार भी सकती हूँ। वो उसके कंधे पर मुक्का मारती बोली, जिस पर वो अपना कंधा मसलने लगा। नौकरी से निकाल दूंगा, उसने धमकी दी। ऐसा कर सकते हो क्या? मिंजी ने उसकी धमकी पर बड़े कॉन्फिडेंस से पूछा और रियोनो कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसे पता था रियोनो उसे जान से मार देगी अगर उसने ऐसा कुछ किया तो। मिंजी ने अपनी फैशन डिज़ाइनर की डिग्री तो पूरी की थी, लेकिन वो एक डिज़ाइनर की नौकरी नहीं कर सकी थी क्योंकि बच्चों को संभालने के साथ ये बहुत मुश्किल था। इसलिए रियोनो ने उसे रियोनो की सेक्रेटरी बनने की ऑफ़र की थी, जिसे उसने खुशी से कबूल किया था। रियोना भी उसके सेक्रेटरी बनने पर पुरसुकून थी, क्योंकि अब कम से कम कोई और लड़की रियोनो के करीब नहीं जा सकती थी और मिंजी उसे रियोनो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी तो देती थी। मिंजी आज बहुत बिजी थी, वो बच्चों को लेने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने योना की मोम को, जिन्हें अब वो खुद भी मोम कहती थी, कॉल करके बच्चों को किंडरगार्टन से लाने का कह दिया था और फिर किंडरगार्टन फ़ोन करके भी बता दिया था कि आज बच्चों को उनकी ग्रैंड मदर लेने आएंगी। तीनों बच्चे छुट्टी के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें कोई लेने आएगा। बच्चों, आपको आपकी ग्रैंड मदर लेने आ चुकी हैं, टीचर ने आकर उन्हें बताया तो वो क्लास से भागते हुए बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें कहीं पर भी ग्रैंड मदर नज़र नहीं आई थी। हाना। किसी ने हाना को पुकारा तो उन तीनों ने एक साथ आवाज़ की जानिब देखा। ये आंटी कौन है? जेहोन ने हाना से पूछा। ये उस दिन डैड के साथ थी, शायद ये हमारी दादू हैं। हाना ने उसके पूछने पर जवाब दिया, जबकि तब तक वो उन तीनों तक पहुंच चुकी थी। वो हाना को फिर से पुकारने लगी थी कि उसके साथ खड़े लड़कों को देख उनकी ज़ुबान ने हिलने से इनकार कर दिया था। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन था? वो दोनों बच्चे जो कि हमशक्ल थे, सेम टू सेम जेजुन के बचपन की कॉपी थे। आंखें, होंठ, नाक, कान, बाल, हत्ता के चेहरे की बनावट भी जेजुन के जैसी थी। हाना, ये कौन है? उन्होंने हाना से पूछा। ये मेरे भाई हैं, हम ट्रिपलेट्स हैं। ये जेहोन, ये मिंसू और मैं हाना। हाना ने उन दोनों का तारुफ करवाने के साथ अपना तारुफ भी साथ करवाया। मॉम की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने नीचे बैठकर फ़ौरन उन्हें एक साथ ही गले लगाया। गार्ड्स और उनका सेक्रेटरी हैरान था कि क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वो नीचे बैठी हों
और उन्हें अपने कपड़ों की परवाह ना हो। और मैं तुम लोगों की दादू हूँ, तुम्हारे डैड की मॉम। उन्हें गले लगाते अपना तारुफ भी करवाया, जिस पर उन तीनों ने अपने छोटे छोटे हाथों से उनको दूर किया और फासला बनाया। हाना उनको बता चुकी थी जैसे डैड ने मॉम को और उससे नहीं पहचाना और मॉम को रुलाया। आप हमारी दादू नहीं हैं क्योंकि आपका बेटा हमारा डैड नहीं है, वो तीनों गुस्से से बोले। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा? चलो दादू से तो गुस्सा ना हो, वो प्यार से बोली, जिस पर उन तीनों ने उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को। मेरे साथ चलो, तुम्हारे दादा जान से भी तो मिलवाना है तुम सबको। उनकी बात पर वो सोच में पड़ गए। मामा के बगैर नहीं जाएंगे, तीनों ने कहा। मामा भी वहाँ आ जाएंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये तो वही जानती थी कि ये सिर्फ उनको बहलाने के लिए था। उनके कहने पर वो तीनों मासूम मान गए और खुशी खुशी उनके साथ चल पड़े। उनके वहाँ से जाने के 10 मिनट बाद योना की मॉम आई थी, लेकिन ये सुनकर कि बच्चों को उनकी ग्रैंड मदर लेकर जा चुकी हैं, उनकी जान पर बनाई थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखकर वो और डर गई थी, क्योंकि फुटेज में जेजुन की मॉम की शक्ल वाज़िया थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा, छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। वो गार्ड की पकड़ में मचलती चीख रही थी, क्योंकि वो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। योना की मॉम ने जैसे ही उसे फ़ोन करके बताया था कि वो जेजुन के घर पहुंची थी, वो फ़ौरन जेजुन के घर पहुंची थी, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसका दिल जैसे बंद होने पर था, ये सोच सोच कर के उससे उसके बच्चे छीन लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? जेजुन जो बाहर से आया था उन्हें देखकर पूछता, उनके करीब आया। उसे देखकर मिंजी के रोने में और इजाफा हुआ। जेजुन प्लीज़ अपनी मॉम से कहो मेरे बच्चे मुझे वापस करें। प्लीज़ उन्हें कहो ना मेरे बच्चे मुझसे दूर ना करें। पहले तुम्हें दूर कर दिया, अब कम से कम मेरे बच्चों को तो मत छीने। मैं उनको लेकर दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, और वापस आकर कोई जायदाद का मुतालबा भी नहीं करूंगी। बस मुझसे मेरे बच्चे ना छीने। वो गार्ड से दूर होती जेजुन का बाजू पकड़ती उससे इल्तिजा करने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है, क्या बोल रही हो। उसने ना समझी से पूछा, मेरे बच्चों को तुम्हारी मॉम ले आई है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है गार्ड। मुझे मेरे बच्चे वापस करो, वो चीखते हुए बोली। जेजुन को समझ तो फिर से नहीं आई थी, लेकिन उस लड़की की हालत उसे हर्ट कर रही थी। चलो आओ मेरे साथ, अंदर चलो। वो उसका हाथ अपने बाजू से हटाकर हाथ में पकड़ते बोला और उसे लेकर अंदर बढ़ा, जबकि मिंजी बस उसके हाथ में अपने हाथ को देख रही थी। कितने सालों बाद इस हाथ के लम्स को महसूस किया था उसने। अंदर आने के बाद उसने मॉम डैड को आवाज़ नहीं दी थी, बल्कि मिंजी को लिए सीधा उनके कमरे की जाने बढ़ा। कमरे के पास पहुंचते ही अंदर से बच्चों के बोलने और हंसने की आवाज़ों ने जेजुन को चौंका दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर मॉम और डैड दोनों बेड पर 3 बच्चों के साथ बैठे कई खिलौने पास रखे उनसे खेल रहे थे। वो हैरान रह गया था अंदर का मंजिर देखकर, जबकि वो भी जेजुन के साथ मिंजी को देखकर हैरान रह गए थे। बच्चों ने जैसे ही मिंजी को देखा, वो बेड से उतरते भागकर उसकी टांगों से आ चिपके। ये सब क्या है मॉम? उसके बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मिंजी का हाथ छोड़कर हैरानगी से पूछा, जबकि मिंजी ने बेताबी से नीचे बैठकर बच्चों को सीने से लगाया। ये लड़की तुम्हारे साथ कैसे? मॉम ने पूछा। आप उसके बच्चों को यहाँ क्यों लाईं? उसने इस बार गुस्से से पूछा। क्योंकि वो हमारा खून है, हमारे पोते पोती हैं और तुम्हारे बच्चे हैं। मॉम ने भी चीख कर जवाब दिया, जबकि वो उन्हें होंकों की तरह देखने लगा। मेरे बच्चे? मगर उसे समझ ना आई कि क्या बोले। बेंजी को लग रहा था अगर वो यहाँ और रही तो वो फिर से उसके बच्चे उससे दूर कर देंगे, तभी तीनों को साथ लिए वो दबे पाँव वहाँ से निकली। मॉम डैड अभी उसे रोकते कि जेजुन उनके सामने आया। मुझे बताएं, जो साल मैं भूला हूँ उन सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं कैसे उस लड़की को जानता था? वो कैसे मेरे बच्चों को पैदा कर सकती है? क्या वो सच में मेरी मोहब्बत थी? उसने कई सारे सवाल पूछे। नहीं, वो अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मॉम और डैड ने फिर से कहानी बनाई। बस कर दें, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। मैं खुद सच का पता कर लूँगा। वो गुस्से से बोलकर जाने लगा, लेकिन फिर से सर में दर्द की टीस उठी थी और सर थामता नीचे बैठ गया। मॉम डैड उसकी बिगड़ती हालत देख फ़ौरन उसके पास पहुँचे। इस बार दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया था। उसे होश आया तो वो किसी हॉस्पिटल रूम में था। सर में अभी भी हल्की हल्की दर्द हो रही थी, जबकि हाथ पर ड्रिप लगी थी। चेचन, तुम ठीक हो ना? अब कैसी तबीयत है? मोम जो उसके पास ही बैठी थी जल्दी से बोली। 6 साल पहले के वाक़ये ने उन्हें डरा दिया था, इसलिए अब वो जब भी जेजुन बीमार होता उसके पास ही रहती थी।
मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है। वो हाथ से ड्रिप ड्रिप उतारता बोला और बेड से नीचे उतरा। लेकिन प्लीज़ मॉम, मुझे ताज़ी हवा में सांस लेना है। मॉम कुछ बोलती कि जेजू ने उन्हें चुप करवा दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन जेजू ने मना कर दिया और छोटे छोटे कदम उठाता कमरे से निकल गया। वो हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा तो उसे बाहर बारिश होती नजर आई। उसके चलते कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। याददाश्त खो जाने के बाद उसका बारिश से डर फिर से जाग गया था। वो वापस पलटने लगा कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी हो। उसने पलट कर देखा लेकिन कोई भी उसकी जानिब नहीं देख रहा था, और आवाज़ भी जैसे जानी पहचानी सी थी। क्या तुम ठीक हो जेजुन? किसी ने फिर से उसे पुकारा, लेकिन किसने? उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे पास हूँ। फिर से किसी की आवाज़ ने कानों में जैसे सरगोशी की। तुमने इस बारिश में अच्छी यादें बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसे लगा वो पागल हो गया है जो फजूल में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और अब तो जैसे आंखों के सामने कोई धुंधली झलक बन रही थी, जैसे दो लोग बारिश में खेल रहे हों। अंदर की घुटन और बढ़ी तो वो बिना बारिश बारिश की परवाह किए बाहर को भागा। आवाज़ें अभी भी आ रही थीं और उसका सर दर्द से फटने पर आ गया था। मैं तुम्हारी मोहब्बत का क्या करूं जेजुन? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं नहीं। तुम मुझे चाहते हो लेकिन मैं नहीं, इसलिए मेरे पर्सनल मामलात में ना घुसो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मरने से पहले अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, फिर चाहे वो 2 पल की ही क्यों ना हो। सारंगी जेजुन, चंचा सारंगे। आवाज़ें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो वहीं बारिश में घुटनों के बल बैठ गया था, जबकि सर दोनों हाथों से अभी भी मजबूती से थाम रखा था। जल्दी आना वापस, क्योंकि तुम जानते हो मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ भी मत बोलो, पहले ही तुम्हारे जाने पर मेरा दिल बेचैन है, ऊपर से तुम फजूल मजाक करके मेरा दिल और बंद करने पर हो। किसकी आवाज़ें थी वो? उसे समझ नहीं आ रही थी। सारंगे मिंजी। पहली बार उसे खुद की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरा इंतज़ार करना। हाँ, ये उसी की आवाज़ थी। उसके सर का दर्द एकदम से ख़त्म हुआ। उसने यूं ही नज़र सामने उठाई तो एक लड़की उसके पास छाता लिए खड़ी थी। शायद वो उसकी मदद के लिए आई थी, लेकिन उसे उस लड़की की शक्ल में मिंजी नज़र आ रही थी। और यही लम्हा था जब जेजन को सब याद आया था। हाँ, उसे सब याद आ गया था, उसे अपनी मिंजी याद आ गई थी। मैं जेजन तुम्हें सालों इंतज़ार करवाऊँगा। अच्छा मजाक था, बिल्कुल मजाक ही था जिसे तुम सीरियस ले गए। भला मैं क्यों तुम्हारा इंतज़ार करने लगी? उसे अपने और मिंजी के कहे फिक्रे याद आए। उसने कहा था वो उसे इंतज़ार नहीं करवाएगा, लेकिन उसने करवाया था। और मिंजी ने कहा था वो इंतज़ार नहीं करेगी, लेकिन उसने किया था। बारिश अब हल्की हो गई थी। वो गिरता पड़ता खड़ा हुआ और इधर उधर देखते टैक्सी ढूंढने लगा, और वो उसे मिल भी गई थी। टैक्सी रोककर उसमें बैठते ही उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। सर, कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। क्या मुझे आपका मोबाइल फ़ोन मिलेगा? उसने पूछा। ड्राइवर ने फ़ौरन अपना फ़ोन उसे दे दिया। सेहन पर थोड़ा ज़ोर डालकर उसने मिंजी का नंबर डायल किया। पता नहीं क्यों जैसे यकीन था उसने नंबर नहीं बदला होगा, और ऐसा ही हुआ था। जी कौन? मिंजी ने कार उठाते पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर जेजुन की आंखें तेज़ी से बहने लगीं। कौन? फिर से पूछा गया। मिंजी। बड़ी हिम्मत के बाद उसने उसका नाम पुकारा, जबकि दूसरी तरफ मिंजी का दिल रुक गया था। हाँ, ये आवाज़ उसके जेजुन की थी। उसके अपने जेजुन की, जो उसे जानता है, जो उससे मोहब्बत करता है। जेजुन। उसने बहुत मुश्किल से उसका नाम पुकारा। कहाँ हो? मुझे तुम्हारे पास आना है। बहुत करवा लिया तुम्हें इंतज़ार, बहुत कर लिया तुमने इंतज़ार। अब ये जुदाई ख़त्म करनी है, जेजुन बोला, जबकि दूसरी तरफ मिंजी मुंह पर हाथ रखती रोती रही। कहाँ हो तुम? उसने फिर से पूछा। वहीं जहाँ हमारा छोटा सा घर है। उसके जवाब पर जेजुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मतलब वही उसका पुराना घर जहाँ उनकी यादें थीं। मैं आ रहा हूँ, उसने बस इतना बोला और कॉल कट करते फ़ोन ड्राइवर के वापस देते शुक्रिया कहा, और फिर उसे घर का एड्रेस बताकर सीट की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। मामा, आप रो क्यों रही हैं? फ़ोन बंद होने के बाद वो फ़ोन सीने से लगाए बस रोए जा रही थी, जब उसके तीनों बच्चों ने आकर उससे फ़िक्रमंदी से पूछा। उनकी फ़िक्र देखकर वो रोते रोते मुस्कुराई। आपके बाबा आ रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए बताया, तो वो तीनों खुश हो गए, जबकि उन तीनों की खुशी देख वो मुस्कुरा कर रह गई।
वो कब से गली में खड़ी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। यकीनन ये बेचैनी जेजुन के इंतज़ार से जुड़ी थी। वो इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो पलट कर देखने ही लगी थी कि अपने नाम की पुकार पर उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, ये उसी की पुकार थी। हाँ, उसका जेजुन उसे पुकार रहा था। खुशी के मारे उसके हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए थे, आंखें नम हो गई थी। पाँव हिलने से इनकारी थे, लेकिन तभी किसी ने आकर उसे पीछे से हग किया। आई एम सॉरी मिंजी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी तुम्हें इतना इंतज़ार करवाने के लिए। आई एम सॉरी तुम्हें रुलाने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसके पीछे से हग वो उससे पीछे से हग किए उसकी गर्दन में मुंह छुपाता रोए जा रहा था, जबकि रो तो मिंजी भी रही थी। ये सब जैसे ख्वाब सा मालूम हो रहा था। उसका इंतज़ार ख़त्म होने का वक्त आ गया था, बल्कि उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। जेजू ने उससे दूर होकर उसका रुख अपनी जानिब किया। क्यों देर की तुमने? तुम्हें पता भी है मैं कितना रोई हूँ तुम्हारी जुदाई में। तुम बहुत बुरे हो जेजुन, बहुत बुरे। वो रोते उसके सीने पर मुक्के मारती बोली और फिर उसके सीने से लगकर रोने लगी। जेजू ने उसे फिर से दूर करते उसकी आंखों, नाक, होंठ, गाल, गर्दन, माथे, हर जगह को पागलों की तरह चूमा था। ओ भाई, ये सब बाद में करना, पहले मुझे कराया तो। टैक्सी ड्राइवर ने आकर उनको होश की दुनिया में वापस बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, कराया। वो दोनों ही शर्मिंदा हुए। रुको, मैं देती हूँ। जेजुन के हॉस्पिटल के कपड़े देख वो समझ गई कि उसके पास पैसे नहीं हैं। साथ ही उसे फिक्र हुई कि वो इन कपड़ों में क्यों था। बिंजर ने ड्राइवर को पैसे दिए और फिर जेजुन को देखा। अंदर चलो, हमारे बच्चे अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो मुझसे नफ़रत करते होंगे? जेजू ने पूछा तो मिंजी ने नाम में सर हिलाया। नहीं तो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब चलो भी अंदर, वो मुस्कुराते हुए बोलती उसको अंदर ले जाने लगी। तुम अभी भी यहाँ रहती हो? अंदर जाते हुए जेजू ने पूछा। नहीं, बस कभी कभी जब दिल उदास हो और तुम्हारी याद आती हो तब यहाँ आती हूँ, वरना मैंने योना और रियोनो के फ्लैट के साथ एक फ़्लैट ले रखा है, और ये घर भी मैंने ख़रीद लिया है क्योंकि यहाँ हमारी मोहब्बत की यादें बसी हैं। वो उसके बाजू में बाजू डाले उसके कंधे पर सर रखकर चलती बोल रही थी, जबकि वो उसे सुन रहा था। वैसे तुम इन कपड़ों में क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? अब मिंजी ने सवाल पूछा। लंबी कहानी आराम से सुनाऊंगा। जेजुन के जवाब पर वो चुप कर गई और फिर घर दाखिल होते ही बच्चों ने भी तो बाप को देख शोर शुरू कर दिया था और उससे लिपट गए थे। 5 माह बाद वो दुल्हन के सफ़ेद जोड़े में सजी ब्राइडल रूम में बैठी थी, जिसके हाथों में सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूलों का बुके था। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों मुझे? योना और बिटना उसे कब से देख रही थी। आखिर उनकी नज़रों से तंग आकर उसने पूछ ही लिया था। देख रही हैं कि तुम दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही हो। बिटना मुस्कुरा कर बोली। तुम फिक्र नहीं करो, जब 1 माह बाद तुम्हारी शादी में तुम दुल्हन बनोगी और 2 माह बाद योना अपनी शादी में दुल्हन बनेगी, तो तुम दोनों भी क़यामत लगोगी। मिंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर बिटना हंस शर्माने लगी। मुझे ये सोचकर जेलसी हो रही है कि जीजू ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। योना की बात पर वो हंस पड़ी। पागल, मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूँ, हमेशा रहूँगी। इधर आओ तुम दोनों और बैठो मेरे साथ, एक यादगार तस्वीर बनाते हैं। मिंजी ने उन्हें पास बुलाया, जिस पर वो दोनों उसके साथ बैठ गईं, जबकि कैमरामैन ने कैमरा सेट किया और तभी मिंजी के तीनों बच्चे जेजुन, दोहयोन और रियोनो भी अंदर आए थे। हाना ने मिंजी की तरह सफ़ेद फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसका ड्रेस हैवी नहीं था, जबकि जेहोन और मिंसू ने जेजुन की जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। मिंजी पर पहली नज़र डालते ही जेजुन ने दिल पर हाथ रखा था। उफ़, क्या तुम मुझे अपनी इस खूबसूरती से मारने का इरादा करके बैठी हो? जेजुन की बात पर वो बस हंस पड़ी, जबकि बच्चे भी अपनी माँ को दुल्हन बनाते खुश हो रहे थे। हाँ, वैसे ये तो सच है, आज वाकई मिंजी बहुत प्यारी लग रही है, रियोनो बोला। मिंजी की तारीफ़ कर रहे हो इसलिए चुप बैठी हूँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं थी, योना ने रियोनो से कहा, जिस पर सब हंसने लगे। चलो यार, अब ग्रुप फ़ोटो लेते हैं, दोहयोन बोला, जिस पर सब मिंजी के साथ जाकर खड़े होते अपना अपना पोज बनाने लगे और कैमरामैन ने क्लिक की आवाज़ के साथ फ़ोटो खींचते इस लम्हे को कैद किया था। वो योना के बाबा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनके साथ ही उसने बाहर जाना था। आखिर को वो उसके डैड जो बने हुए थे और ब्राइड ने अपने डैड के साथ एंट्री करनी थी। क्या हम अंदर आ जाएं? दरवाजे के पास खड़े जेजुन के मोम डैड ने पूछा, जिस पर मिंजी फ़ौरन अपना हैवी ड्रेस संभालती खड़ी हुई। डैड ने 3 पीस पहना था, जबकि मोम ट्रेडिशनल लिबास में थी। कोरिया में शादी पर लड़की लड़के की माँ ट्रेडिशनल लिबास पहनती हैं। जब से शादी फिक्स हुई थी, वो आज पहली बार उससे मिलने आई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उनके तारीफ़ करने पर वो हैरान हुई।
हम यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं अब तक के हर बुरे रवैये की। मॉम ने उसका हाथ पकड़ते कहा। कोई बात नहीं मॉम, मैं तो कब की सब भूल गई, उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो दोनों भी खुश हो गए। शुक्रिया हमें माफ़ करने के लिए बेटा, और ये हमारा वादा है कि आज से हम तुम्हें बेटी ही समझेंगे, डैड ने उसे अपने साथ लगाते कहा। जेजुन की याददाश्त वापस आने के बाद भी वो मिंजी को पूरी तरह से कबूल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बच्चों की वजह से उन्हें मिंजी के बारे में सोचना भी पड़ता था। लेकिन जब मिंजी की दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर उन्हें मिली तो वो तो जैसे खुशी से पागल होने पर आ गए थे। यही लम्हा था जब उन्होंने मिंजी को दिल से कबूल किया था, जबकि मिंजी के दोबारा प्रेग्नेंट होने पर योना ने बस एक ही बात कही थी, मुझे लगता है कोरिया का बर्थ रेट तुमने ही सेट करना है। जेजुन के मॉम डैड के जाने के बाद योना के डैड आए थे और वो उनके साथ उनकी बाजू में बाजू डाले ब्राइडल रूम से निकली, क्योंकि अब उसे उनके साथ उस जगह जाना था जहाँ उसकी मोहब्बत, उसका जेजुन उसका इंतज़ार कर रहा था, उसे हमेशा के लिए अपने नाम करने के लिए। सारी मुश्किलें ख़त्म हुई थीं और आखिरकार वो हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे, सबकी रजामंदी के साथ। दी एंड। जी, तो हमारे इस नावल का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपनी तरफ से तो मैंने सब चीज़ें क्लियर की हैं, अगर कुछ रह गया हो तो आई एम सो सॉरी, शायद मैं भूल गई हूँ कुछ क्लियर करना, लेकिन अपनी तरफ से सब क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो बाकी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अच्छा सा रिव्यू दे दीजिएगा इसके ऊपर, आपको नावल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और बात ये कि ये नावल मेरा लास्ट नावल है, इसके बाद मैं कोई नावल नहीं लिखूंगी। शायद कभी दिल किया तो एक और लिख दूँ शॉर्ट नावल, लेकिन इसके बाद मैं नावल नहीं लिखूंगी। मेरा लास्ट नावल था ये। एक नावल पहले से लिखा हुआ है जो कि फ़ेसबुक पर पोस्ट कर चुकी हूँ, अब यहाँ दूँगी, जिसकी 2 किस्तें होंगी। नावल का नाम है इश्क मुबारक। तो अपनी प्यारी सी राइटर को दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।